एक समय की बात है। भीमपुर नामक राज्य में मीरा नाम की एक गरीब लड़की अपने तीनों भाइयों के साथ रहती थी। मीरा बहुत ही सुंदर थी और वो अपने तीनों भाइयों की लाडली थी। बड़े भैया, क्या बात है, आप आज जल्दी उठ गए? क्या कहीं जाना है? हाँ, अरे बहन, आज क्या है कि मुझे जल्दी काम पे जाना है। सेठ जी ने कहा था कि आज थोड़ा ज्यादा काम है। अरे क्या भैया, तुम भी ना। अरे तुम्हारे सेठ जी तुमसे इतने कम पैसे में कितना काम करवाते हैं। अरे हमको देखो, मछलियां मार कर अपने मर्जी का जीवन जीता हूँ, मजे में। अबे क्या है मजे में? तुमको कभी मछलियां मिलती भी हैं और कभी नहीं भी मिलती हैं। ऐसे में घर चलाना मुश्किल होता है राजन। इसीलिए मैं सेठ जी के यहाँ पे काम करता हूँ। और हरिया, क्या कहूँ, उसको तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। देख राजन, हम ही दोनों को ये जिम्मेदारियां उठानी है, ठीक है ना? हाँ भैया, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो बहन, अब हम भी चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अब दोनों भाई अपने अपने काम पे चले जाते हैं। हरिया भैया, उठिए ना, कब तक सोएंगे? सूरज सर पे आ गया है। अरे बहन, मैं उठ के भी क्या करूंगा? मुझे अभी कोई काम नहीं है, सोने दो। हरिया इतना कहकर फिर से सो जाता है। ओहो, भैया तो उठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है भैया, आप घर का ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। कर मीरा बाहर चली जाती है। आहा, आज कितना अच्छा मौसम है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मानो स्वर्ग से आ रही हो। एक काम करती हूँ, झील के पास जाती हूँ, वहाँ मेरे मन को और ज्यादा शांति मिल जाएगी। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। और आसमान में ये इंद्रधनुष, आहा, इसे देखने के लिए तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। मीरा झील किनारे बैठकर प्रकृति का मजा ही ले रही थी कि तभी वहाँ से एक तांत्रिक गुजरता है। हाय 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 हाय, ये कन्या कौन है? ये तो अद्भुत है, कितनी सुंदर है। आहा, इसकी सुंदरता के आगे तो मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो अब इससे शादी करूंगा ही करूंगा। अरे ओ सुंदर कन्या, कौन हो तुम और यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मेरा नाम मीरा है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ अक्सर आया करती हूँ। आज भी मैं यहाँ मौसम का आनंद लेने आई थी। अच्छा हाँ, आज मौसम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ अकेले बैठना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। यहाँ कुछ मायावी शक्तियाँ हैं जो सुंदर कन्याओं को अपने वश में कर लेती हैं। क्या सच में ऐसा है? हाँ, पर तुम डरो मत, मैं हूं ना। ये लो, ये अमृत पी लो, इससे तुम सुरक्षित रहोगी। पी लो पी लो पी लो पी लो। मीरा तांत्रिक की बात मानकर उसका दिया हुआ अमृत पी लेती है और उसके वश में हो जाती है। ओम ह्रीं क्लीं, अब तुम मेरी हर बात मानोगी, कहो हाँ? हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। हाँ तो ठीक है, अब से तुम मुझसे रोज मिलने यहाँ पे आया करोगी। अब तुम ठीक है, चलो अब घर जाओ, कल मिलते हैं। ठीक है। हेलो, ए मीरा, ए कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ, हैं? बोलो। अरे बोल काहे नहीं रही हो, कुछ तो बोलो। ए मीरा, ए मीरा। मीरा हरिया की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप जाकर सो जाती है। अरे ये मीरा कहाँ चली गई, वो भी इतनी सुबह सुबह? मीरा, अरे ओ मीरा,
मीरा, अरे कहाँ हो मीरा? ए राजन, मीरा तो घर में है ही नहीं। मैंने ढूंढ लिया उसको हर जगह, वो कहीं नहीं मिली। अभी किशन राजन से कह ही रहा था कि तभी मीरा घर में आती है। अरे मीरा, ये तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, कहाँ गई थी? मीरा किसी से कोई बात नहीं करती, ना ही जवाब देती है और अपने काम में लग जाती है। किशन और राजन ये देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर अपने अपने काम पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। क्यों रे राजन, ये मीरा को क्या हो गया था? वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अरे भैया, हो सकता है कि उसकी कुछ तबीयत ठीक ना हो। लड़कियों को कभी कभी इस तरह की समस्या हो जाती है। अच्छा, आप परेशान मत हो, कल तक वो ठीक हो जाएगी। हाँ और क्या, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मेरी बहन पहले की तरह हंसती खेलती और चहचहाती रहे, बस। भला मुझे और क्या चाहिए? हर रोज मीरा उसी तांत्रिक से मिलने जाती है और हंसना बोलना बिल्कुल बंद कर देती है। मैं आ गई, मैं आ गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और आज बहुत अच्छी भी लग रही हो। बस ऐसे ही मेरी बात मानती रहो, मैं तुम्हें बहुत आगे तक ले जाऊंगा। तुमसे शादी करूंगा और फिर हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। मैं तुम्हें भी एक तांत्रिक बना दूंगा। जा यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चल जा यहाँ से। सियार तांत्रिक के पास जाता है और उस पर तेज वार करता है। अरे तूने मुझे मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक की एक मोतियों की माला टूट जाती है। माला टूटते ही मीरा होश में आ जाती है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? ये इतना भयानक सियार, अरे कहीं मुझे भी कोई नुकसान ना पहुँचा दे। हाँ, मुझे घर जाना चाहिए भैया। मीरा ये सोचकर जल्दी से घर की ओर भागती है। हाँ, हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गई हूँ। अरे मीरा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और कहाँ से भागती हुई आ रही हो? क्या हो गया? भैया, भैया, पता है मैं झील के किनारे पहुँच गई थी और वहाँ पर। और वहाँ क्या मीरा? मीरा अभी सारी बात हरिया को बताती है। अगले दिन मीरा, क्या तुम उस अमरूद पिलाया था, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया था। अच्छा मीरा, अब तुम झील किनारे मत जाना, वरना तुम्हें खतरा हो सकता है, ठीक है? ठीक है भैया। अब कई दिन गुजर जाते हैं और मीरा घर से बाहर नहीं निकलती। अब मैं उस सुंदर कन्या को देखे बिना रह नहीं सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब मैं तांत्रिक वेश बदलकर मीरा के घर जाता हूँ। अब तांत्रिक वेश बदलकर मीरा के घर जाता है। अलक निरंजन, अलक निरंजन। अरे प्रणाम साधु महाराज। साधु संत, आप हमारे घर आए हैं। मीरा, ओ मीरा, जल्दी से बाबा जी के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ खाने पीने नहीं, बल्कि तुम्हें आने वाले एक संकट के बारे में बताने आया हूँ। संकट? कैसा संकट बाबा जी? तुम्हारी बहन की मृत्यु होने वाली है। क्या?
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बाबा जी? अगर उसकी मृत्यु रोकना चाहते हो तो तुम्हें उसे उसी तांत्रिक के पास भेजना होगा जिसने उसे अमृत पिलाया था। जब तक उसके अमृत का असर नहीं उतरेगा, उसकी मृत्यु का खतरा नहीं टलेगा। पर वो तांत्रिक मिलेंगे कहाँ बाबा जी? वो तांत्रिक झील के पास वाले गुफा में रहता है। लेकिन हाँ, तुम वहां नहीं जाना, अपनी बहन को अकेले भेजना, वरना अलग निरंजन हो जाएगा, यानी कि तांत्रिक समझ जाएगा। हो, ठीक है बाबा जी। अब हरिया परेशान होकर किशन और रमेश के पास जाता है। भैया, अरे ओ भैया, भैया सुनो। हाँ हाँ, आराम से आराम से। क्या हो गया हरिया? तू भागते हुए काहे आ रहा है? सब ठीक तो है ना? हरिया अब सारी बात दोनों भाइयों को बताता है। क्या? अरे इतना सब कुछ हो गया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या कहूँ भैया, मुझको माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि मीरा अब ठीक हो गई है, तो आप लोगों को क्यों ही परेशान करूं। अरे लेकिन अब मीरा को उस तांत्रिक के पास भेजना ये तो कोई हल नहीं है भैया, हमें कुछ और ही सोचना होगा। अब तीनों भाई अपनी बहन की जान बचाने के लिए परेशान हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि कुछ सालों में मीरा की शादी कर दूंगा, पर क्या पता था कि इतना बड़ा संकट आके खड़ा हो जाएगा। अरे भैया, आप चिंता मत कीजिए ना, इस मुश्किल को हल करने का कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा ही होगा। भैया, क्यों ना हम मीरा को उस गुफा में भेजें और हम छुपकर उसके साथ साथ रहें। हाँ, ये ठीक रहेगा भैया। आखिर हमें पता भी तो चलेगा कि माजरा है क्या। अब दूसरे दिन तीनों भाई मीरा को झील के पास वाली गुफा में भेजते हैं। मीरा, देखो बहन, तुम डरना मत, है ना? हम तुम्हारे साथ साथ ही हैं, पीछे पीछे हैं, एकदम साए की तरह। ठीक है? ठीक है भैया। अब मीरा गुफा के अंदर जाती है। आ गई तुम। आओ आओ आओ, मैं तो कब से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमसे मिले कितने दिन हो गए। आओ 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 आओ। तुम मेरे ऊपर से अमृत का असर खत्म कर दो, मेरी जान खतरे में है। कितनी भोली हो तुम। मेरे अमृत का असर तो पहले ही खत्म हो चुका था, तभी तो तुम अपने होश में आई थी। मैंने तो ये सब तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए किया है। अरे वो कोई साधु संत नहीं, बल्कि मैं ही वेश बदल कर आया था। अलग निरंजन, याद आया? तांत्रिक की सारी बातें तीनों भाई सुन लेते हैं। अच्छा, तो ये सब कुछ झूठ था, इस तांत्रिक की चाल थी। भैया, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। चलिए। तीनों भाई अंदर जाते हैं। पाखंडी कहीं के, तूने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे पकड़ पाओगे तब तो छोड़ोगे ना। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। इतना कहकर तांत्रिक अपने पास से रखी राख निकालता है और सबके ऊपर डाल देता है। सब पीछे हो जाते हैं, पर किशन के ऊपर वो राख उड़ जाती है। अरे वो तांत्रिक कहाँ गया राजन? लगता है इसी बीच भाग निकला वो। अरे भैया, तांत्रिक को छोड़िए, पहले अपना शरीर देखिए। ये आपको क्या हो रहा है? उस तांत्रिक ने आपको एक सियार बना दिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक सियार बन गया? अब मैं क्या करूं? चलिए भैया, हम गुफा के बाहर चलते हैं। वो तांत्रिक अभी ज्यादा दूर गया नहीं होगा। अब सब गुफा से बाहर आते हैं और चारों ओर तांत्रिक को ढूंढने लगते हैं। अरे वो यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे इतनी जल्दी कोई गायब कैसे हो सकता है?
ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज भैया की ये हालत मेरी वजह से हुई है ना? ना मैं झील के पास जाती और ना ये सब शुरू होता। अरे नहीं बहन, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। उस साले तांत्रिक की ही नीयत खराब है, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष। चलो हम सब जंगल जाकर उस तांत्रिक को ढूंढते हैं, तभी भैया पहले जैसे हो पाएंगे। चलो। जंगल की ओर कोई जा पहुंचते हैं, तभी उन्हें वहाँ सियार मिलता है जिसने तांत्रिक से लड़ाई की थी। भैया, ये तो वही सियार है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, मैं कोई सियार नहीं बल्कि एक राजा हूँ। राजा, मेरा नाम राजा चंद्र सिंह है। उस तांत्रिक ने मुझे सियार बना दिया है। मैं कई सालों से सियार के रूप में इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आपको भी? अरे उसने मेरे भैया को भी सियार बना दिया है। हाँ, हमें अपना असली रूप पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पर हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं, तुम कर सकती हो। वो तुम पर पूरी तरह से मोहित है। तुम इसका फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाओ, फिर मौका देखते ही हम उसको पकड़ लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अरे हमारी बहन ये सब बिल्कुल नहीं करेगी। अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो। भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखिए और आप सब तो है ना मेरे साथ। मुझे भैया को ठीक करने के लिए ये सब करना होगा। अब रात होने वाली है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। कल मुझे यहीं पे मिलना। हम मिलकर उस तांत्रिक को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो चलो सब लोग चलो, आ जाओ। अब सब घर चले जाते हैं। भैया चलिए, हमें जंगल जाना है। मीरा, ओ मेरी प्यारी बहन मीरा, तुम एक बार फिर से सोच लो। ये सब इतना आसान नहीं होगा। भैया, जिस तरह आप लोग मुझे प्यार करते हैं ना, वैसे ही मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान पर खेलकर आपको ठीक करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस तांत्रिक को छोड़ूंगी नहीं। अब सब जंगल जाते हैं। सियार राजा, आप कहाँ है? सियार राजा, सियार राजा, कहाँ पर है आप? आ गए तुम सब। ठीक है, तुम अकेली उस तांत्रिक के पास जाओगी और उसे बातों में फंसाकर उसे ये अमृत पिला देना, और जब वो मदहोश हो जाए तो हम उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, ये मुझे दीजिए। मीरा बहन, अपना ख्याल रखना। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए। मीरा अब झील की ओर निकल पड़ती है। अरे ओ लड़की, सुनो 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 सुनो, ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी राजा को यहाँ पे भटकते हुए देखा है? राजा? और यहाँ? हाँ हाँ, हमारे राज्य के राजा कई सालों पहले यहाँ शिकार पर आए थे और फिर वो कभी वापस ही नहीं लौट कर आए। इसीलिए हम आज तक उन्हें तलाश रहे हैं। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। आइए मेरे साथ। मीरा अब मंत्री जी को सियार राजा के पास लेकर जाती है। ये है आपके राजा। अरे ओ लड़की, ये क्या बेहुदा मजाक है? हम सब परेशानी में हैं और तुम्हें मजाक सोच रहा है, हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में यही राजा चंद्र सिंह है। अब मीरा मंत्री जी को सारी बात बताती है। क्या ये सच है? अब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी बातों पर। मंत्री जी, ये लड़की मीरा ठीक कह रही है। मैं ही राजा चंद्र सिंह हूँ। मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की, पर आप मुझसे डर कर भाग जाते थे। हाँ, महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था।
आप उस तांत्रिक का पता बताइए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बताइए महाराज। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, हम सब ने उसका इंतजाम कर लिया है, बस आप हमारे साथ आइए, चलिए। सब लोग तांत्रिक की गुफा के पास जाते हैं। मीरा, तुम अंदर जाओ, हम सब बाहर छुपकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उसे बातों में फंसाकर बाहर ले आना, ठीक है ना? ठीक है महाराज। मीरा गुफा के अंदर जाती है। तांत्रिक जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई लोग भी मेरे पीछे आ रहे हैं। आप अगर इस गुफा में हैं, तो सामने आइए, मुझे आपसे बात करनी है। हो, ये तो चमत्कार हो गया। क्या बात कर रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? जी, मैं भी आपको मन ही मन पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। इससे पहले मेरे भाई लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, क्यों ना हम शादी कर ले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो यही चाहता हूँ। मीरा तांत्रिक की बातों में लगाकर चुपके से तांत्रिक के अमृत को अपने अमृत से बदल देती है। हाँ, हम शादी करेंगे, मगर उससे पहले तुम्हें ये अमृत पीना होगा। ये रस्म हम तांत्रिक शादी से पहले करते हैं। ठीक है, मैं ये अमृत पी लूंगी, मगर पहले आप इस अमृत को पिएंगे। मुझे डर है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं। नहीं, मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगा भाई? ये देखो, मैं इसे पीकर दिखाता हूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो। हाँ, मुझे माफ करिएगा, मैंने आप पर शक किया। तांत्रिक अब धीरे धीरे मदहोश होने लगता है। मुझे यहाँ घुटन हो रही है, चलिए ना हम बाहर चलकर शादी करते हैं। हाँ, अब तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मीरा के साथ जैसे ही बाहर आता है, राजन और हरिया उसे पकड़ लेते हैं। सुनो, तुम हमें और किशन को ठीक करो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। मैं तुम दोनों को ठीक कर दूंगा, पर मेरे पास मेरा अमृत नहीं है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। यही वो अमृत है ना? हाँ, तो ठीक है, ये अमृत इन दोनों को पिला दो। मीरा अब उस अमृत को किशन और राजा को पिला देती है। अमृत पीते ही दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। भैया, आप ठीक हो गए भैया? हाँ महाराज, क्या बात है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप अपने असली रूप में वापस आ गए। मंत्री जी, पकड़ लीजिए इसको और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इसको। पकड़िए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, पकड़ लो इस दुष्ट को और महल के काल कोठरी में ले जाकर डाल दो इसको। ले जाओ इसे। मीरा, तुम वाकई में बहुत बहादुर लड़की हो। हम तुमसे प्रसन्न हुए। शुक्रिया महाराज। हाँ मेरी बहन, तुम सचमुच में बहुत बहादुर हो। हम तीनों भाइयों को तुम पे गर्व है। अब राजा अपने राजमहल चले जाते हैं और मीरा अपने भाइयों के साथ घर चली जाती है। हे तिलिस्मी पत्थर, हट जा मेरे रास्ते से और मुझे अंदर जाने दे, क्योंकि इस गुफा में मेरे पूर्वजों का बेशकीमती खजाना छिपा है, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। रुक जाओ मूर्ख इंसान, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं हजारों सालों से इस कलंगी गुफा का रक्षक हूँ और यहाँ कोई खजाना नहीं, बल्कि राजा मेवाड़ सिंह का वो शापित मुकुट है जो पूरे गांव को निगल गया था। और अब अगर तू अपनी जान सलामत चाहता है तो यहाँ से भाग जा। नहीं, आज चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इस गुफा का द्वार खोल कर रहूंगा और साथ उस खजाने को भी हासिल करूंगा। जैसे ही एकलव्य आगे बढ़ता है, पत्थर से जादुई किरणें निकलती हैं और जमीन दलदल में बदल जाती है, जिसमें एकलव्य
धीरे धीरे कीचड़ के मलबे में धंसने लगता है। हे नादान मनुष्य, अभी भी समय है, लौट जा, वरना ये तिलिस्मी दलदल का मलबा तेरी खाल गला देगा और तू हमेशा के लिए इसी पत्थर का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। बचाओ। कुछ समय पहले सुंदर कुंड राज्य में मनोहर नामी गरीब लोहार अपने एक लौते बेटे एकलव्य के साथ रहता था और वह मेहनत से लोहे के औजार बनाता था और उन्हें बेचकर किसी तरह अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। जब एक दिन पुत्र, इतनी सुबह सुबह अपनी पोटली बांधकर कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा काम ढूंढना है। मगर बेटा, जब मैं यहाँ काम कर ही रहा हूँ तो तुम्हें दूर जाकर काम ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ हाथ बटाओ, हम मिलकर लोहार का काम करेंगे। नहीं पिताजी, मैं अब 18 साल का हो चुका हूँ। आपके इस काम से सिर्फ पेट भर सकता है, हमारी तिजोरी नहीं भर सकती। नहीं पुत्र, ये हमारे पूर्वजों का हुनर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और तुम भी मेरी बात मानो, क्योंकि मेहनत की कमाई में ही बरकत होती है। नहीं पिताजी, मुझे इस मेहनत और गरीबी का शौक नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ और देखिएगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनकर ही लौटूंगा। एकलव्य अपने पिता की बात अनसुनी कर अपनी पोटली उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। जब कुछ दूर चलते चलते वह सोचता है, मैंने पिताजी को कह तो दिया मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन मैं करूंगा क्या? तभी उसी रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है। अरे, ये अम्मा यहाँ इस घने जंगल में अकेली क्यों बैठी है? मैं अभी जाकर पूछता हूँ। वे उनके पास जाता है। अरे अम्मा, आप यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हैं? क्या बात है? क्या बताऊं बेटा, लकड़ियों का ये गट्ठर बहुत भारी है और मुझसे ये उठ नहीं पा रहा है और मेरा घर भी बहुत दूर है। ओहो, बस इतनी सी बात। लाइए अम्मा, मैं इसे आपके घर पहुंचा देता हूँ। तभी एकलव्य वह भारी गट्ठर अपने कंधे पर उठा लेता है और अम्मा के पीछे पीछे चल देता है। जब घर पहुंचकर वह गट्ठर नीचे रखता है। लीजिए अम्मा, आपका काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको बेटा, तुमने इस बुढ़िया की इतनी बड़ी मदद की है तो बदले में तुम्हारा इनाम तो बनता है ना? अरे नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस आपकी छोटी सी मदद की है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? तुमने मेरी मदद की है तो अब से ये सोने का सिक्का तुम्हारा। रेखा सिक्का देकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। एकलव्य सिक्का पाकर बहुत खुश होकर आगे बढ़ जाता है। अम्मा कितनी अच्छी थी, मेरी एक छोटी सी मदद के बदले उन्होंने मुझे सोने का सिक्का दे दिया। खैर, अब मैं काम की तलाश में आगे बढ़ता हूँ। एकलव्य अब घने जंगल की ओर जाने लगता है। तभी अचानक उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जो अपने मुंह में एक घायल कबूतर को दबाकर ले जा रहा होता है। अरे ये क्या? ये कुत्ता तो इस मासूम और घायल कबूतर को मार डालेगा। नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। अरे रुको, छोड़ो इसे, इस मासूम को छोड़ दो। ये कुत्ता तो रुक ही नहीं रहा, लगता है इसे पत्थर मारना पड़ेगा। तभी वह पत्थर कुत्ते की तरफ फेंकता है, जिससे कुत्ता डरकर कबूतर को छोड़कर भाग जाता है। अरे ये तो बहुत जख्मी है। वैसे अच्छा हुआ जो मैं समय पर आ गया, वरना ये कुत्ता तो इसे मार ही देता। तभी वह वहीं मौजूद जड़ी बूटी को कबूतर को लगाता है, जिससे कबूतर ठीक होकर अचानक उड़ने लगता है। अरे ये अभी उड़ कैसे सकता है? ये तो बहुत घायल था। अरे कहीं ये गिर ना जाए, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। अरे रुको, तुम गिर जाओगे, तुम अभी भी जख्मी हो। कबूतर उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। तभी अचानक वहाँ किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या? ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा।
अरे कौन रो रहा है? आवाज तो किसी लड़की के रोने की लग रही है, पर यहाँ इस कबूतर के अलावा कोई नहीं दिख रहा। तभी उसकी नजर कबूतर पर जाती है, जिसकी आंखों से आंसू गिरते दिखाई देती हैं। अरे ये आंसू तो कबूतर की आंखों से बह रहे हैं, लेकिन आवाज लड़की की है। मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। तुम बोल सकते हो? मैंने पहली बार बोलने वाला कबूतर देखा है। तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज किसी लड़की जैसी क्यों है? खजाना, जंगल में खजाना, मुझे आजाद करो। इससे पहले कि एकलव्य कुछ और पूछता, कबूतर अचानक गायब हो जाता है। ये गायब कैसे हो गया? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ अचानक एक साधु बाबा आते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? साधु बाबा, वो बोलने वाला कबूतर। क्या मतलब पुत्र? मुझे पूरी बात बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वह साधु बाबा को सारी बात बताता है। पुत्र, शायद उस कबूतर की आजादी तुम्हारे ही भाग्य में लिखी है। और हाँ, वो कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि किसी बड़ी मुसीबत में फंसी रूह है, और इसके साथ खजाने का पता भी है। क्या रूह? पर बाबा, मैं उसे आजाद कैसे करूं? और वो लड़की की आवाज में क्यों रो रहा था? इसका पता तो तुम्हें सच जानने के बाद ही पता चलेगा। बस याद रखना, वो कबूतर अपनी आजादी चाहता है। साधु बाबा वहाँ से चली जाती हैं, जबकि एकलव्य जंगल की ओर निकल पड़ता है, जहाँ उसे एक गरीब भिखारी भूख से रोता दिखाई देता है। ये आदमी सुनसान जंगल में क्यों रो रहा है? जाकर पूछता हूँ। अरे भाई, क्या हुआ है? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैं 4 दिनों से बहुत भूखा हूँ और किसी ने भी मुझे भीख में एक दाना तक नहीं दिया है। इसलिए अगर तुम मेरी मदद कर सको तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। इसके पास तो कुछ खाने को भी नहीं है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर हाँ, ये सोने का सिक्का है, मैं इसे ये दे देता हूँ। ये लो भाई, ये सोने का सिक्का तुम रख लो। पर भाई, ये तो तुम्हारा है और बहुत कीमती भी है। हाँ भाई, लेकिन तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम इसे ले लो। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। जाओ, इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ। तुम खजाने के बहुत करीब हो और तुम्हें जल्दी ही वो जगह मिल जाएगी। क्या तुम्हें उस खजाने के बारे में पता है? इसका मतलब वो कबूतर भी वही मिलेगा। मैं अभी जाता हूँ। जैसे ही एकलव्य मुड़ता है, भिखारी गायब हो चुका होता है, जबकि एकलव्य चलता रहता है, पर रास्ता खत्म नहीं होता। हाँ, मैं कितनी देर से चल रहा हूँ, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कहीं उस भिखारी ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा? तभी उसे सामने एक अजीब पेड़ दिखता है, जिस पर पत्तों की जगह पत्थर लटके हुए थे। अरे, ये कैसा विचित्र पेड़ है? यहाँ पत्तों की जगह पत्थर लटके हुए हैं। तभी उसे अचानक वहाँ वही कबूतर एक सुनहरे पिंजरे में कैद दिखाई देता है। अरे, ये तो वही कबूतर है जिसे मैंने आजाद किया था, पर ये पिंजरे में कैसे कैद हो गया? हाँ, मैं इसे अभी आजाद कर देता हूँ। नहीं एकलव्य, मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना। पर अगर मैं पिंजरे को छूऊंगा नहीं तो इसे खोलूंगा कैसे? तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी अचानक धुआं उठता है और एक विशाल भयानक राक्षस प्रकट होता है। ठहर जा मूर्ख मानव, तुम मेरी कैद को आजाद नहीं कर सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? तुम कौन हो और इस बेजुबान पंछी को कैद करके क्यों रखा है? इसे आजाद कर दो। इतनी आसानी से नहीं। अगर तू इसकी आजादी चाहता है तो तुझे इस नदी की गहराइयों में उतरकर जल लोक से मेरा जादुई चिराग लाना होगा, मगर याद रहे तुझे उसे घिसना नहीं है। ठीक है, इसकी जान बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूँ।
सोच ले, जल लोक से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया है। वहाँ कदम कदम पर मौत का साया है। नहीं, मैं इस बेजुबान को तुम्हारे पास तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं वहाँ जाऊंगा। ये कहकर वह सामने बहती नदी में छलांग लगाता है और जैसे ही वह पानी की गहराई में पहुँचता है वह हैरान रह जाता है। अरे, मैं तो नदी के अंदर था, पर ये जगह तो बिल्कुल अलग है। यहाँ तो अलग ही चमकीली दुनिया बसी है, लेकिन अब मुझे वो चिराग कहाँ मिलेगा? वह सोचते हुए आगे बढ़ जाता है जब उसे सामने चमकता हुआ जादुई चिराग दिखाई देता है। अरे, उस राक्षस ने तो कहा था यहाँ बहुत खतरा है, पर ये चिराग तो मुझे कितनी आसानी से मिल गया। जैसे ही वह चिराग उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी एक विचित्र प्राणी उसके सामने आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो और इस चिराग को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम कौन हो? मैं इस जल लोक का रक्षक हूँ और मुझे पता है कि तुम यहाँ किसी लालच में आए हो, लेकिन तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, क्योंकि यहाँ जो भी एक बार आता है वो यहाँ से जिंदा नहीं जाता। देखो, मुझे बस ये चिराग चाहिए ताकि मैं उस मासूम पंछी की जान बचा सकूं। कृपया मुझे ये ले जाने दो। अच्छा, तो तुम्हें ये चिराग चाहिए, पर मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ पड़ा ढेर सारा खजाना ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम गरीब हो और अमीर बनने निकले थे ना। तो ये खजाना लो और यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ ढेर सारा खजाना दिखाई देता है। नहीं, मुझे इस खजाने का कोई लालच नहीं है। हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पर किसी की जान का सौदा करके नहीं। और मेरे लिए उस पंछी की आजादी इस खजाने से कहीं बढ़कर है, इसलिए मुझे तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए। तभी सारा खजाना अचानक गायब हो जाता है और वह विचित्र प्राणी गुस्से से लाल हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हें ये खजाना नहीं चाहिए? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि मैंने तुम्हें अमीर बनने का मौका दिया था, पर तुम मूर्ख निकले। अब अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अगर मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं इस चिराग को लेकर ही जाऊंगा ताकि उस मासूम की जान बचा सकूं। विचित्र प्राणी अपने जादू से एकलव्य पर हमला करता है, लेकिन एकलव्य बिना डरे बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता तब वह धीरे से आंखें खोलता है। अरे, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि तुम एक सच्चे और बहादुर इंसान हो और तुम्हारे मन में लालच नहीं है, बल्कि तुमने खजाने के बदले दूसरों की जान बचाना बेहतर समझा, इसलिए अब से ये चिराग तुम्हारा हुआ। एकलव्य चिराग लेकर पानी से बाहर आता है और तेजी से कबूतर के पास जाता है जहाँ राक्षस सो रहा होता है। प्यारे कबूतर, देखो, मैं ये चिराग ले आया। अब जल्दी से मैं इसे राक्षस को दे देता हूँ ताकि वो तुम्हें आजाद कर दे। नहीं एकलव्य, ये चिराग उस राक्षस को मत देना, बल्कि इसे लेकर तुम किसी सुनसान जगह पर ले जाकर घिस दो, क्योंकि अगर ये चिराग उस राक्षस के हाथ लग गया तो हम दोनों की मृत्यु निश्चित है। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। एकलव्य तुरंत बिना कुछ कहे कबूतर की बात मानकर वहाँ से निकल जाता है और तभी राक्षस की नींद खुलती है और वह गुस्से से चिल्लाता है। तूने क्या किया मूर्ख पंछी? तूने उसे भगा दिया। मुझे वो चिराग चाहिए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एकलव्य एक सुनसान जगह जाता है और चिराग को ध्यान से देखता है। समझ नहीं आ रहा कि कबूतर ने मुझे इसे सुनसान जगह पर ले जाकर घिसने को क्यों कहा। चलो, मैं इसे घिस कर देखता हूँ। जैसे ही वह चिराग को घिसता है, उसमें से धुआं निकलता है और एक विशाल जिन प्रकट होता है। जो हुक्म मेरे आका, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे, तुम तो जिन हो। जी आका, मैं जिदाशु जिन हूँ और ये मेरा घर है। आपने मुझे आजाद किया है, इसलिए अब से मैं आपका गुलाम हूँ।
अब मुझे आप आदेश दीजिए। अच्छा, तो तुम जिदाशु जिन हो? तो ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि वो कबूतर कौन है और उस राक्षस की कैद में क्यों है? आका, वो कोई साधारण कबूतर नहीं है, बल्कि सफेद लोक की राजकुमारी अप्सरा है। क्या अप्सरा? मैं कुछ समझा नहीं। तभी जिदाशु जिन एक दृश्य दिखाता है। दृश्य सफेद लोक के बगीचे में राजकुमारी अप्सरा अपनी सहेली वर्षा के साथ बैठी है। तुम्हें पता है वर्षा, पिताजी विवाह के बाद मुझे रानी और राजकुमार वैद को यहाँ का राजा घोषित करने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। वर्षा वहाँ से जाती है, पर उसकी पायल वहीं गिर जाती है। अरे, ये वर्षा की पायल तो यहीं रह गई। एक काम करती हूँ, मैं इसे दे आती हूँ। अप्सरा वर्षा के पीछे जाती है, जबकि दूसरी तरफ वर्षा राजकुमार वेद के पास पहुँचती है। राजकुमार वेद, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। पता है, आपको जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। राजकुमारी अप्सरा ने मुझे बताया कि विवाह के बाद उनके पिता आपको राजा बना देंगे और फिर हमारी योजना के अनुसार हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है वर्षा। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। बस कुछ दिन और, फिर पूरा सफेद लोक हमारा होगा। तभी अचानक अप्सरा वहाँ आती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। राजकुमार वेद, आपने मुझे धोखा दिया और वर्षा, तो मेरी सहेली होकर मेरे ही साथ ऐसा कर रही है। मैं अभी पिताजी को जाकर आप दोनों की सारी सच्चाई बता दूंगी। अप्सरा वहाँ से भागती है, जबकि वर्षा तुरंत एक दुष्ट तांत्रिक के पास पहुँचती है। हे कन्या, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? तांत्रिक काली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी वह उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वे अपनी काली विद्या से बना जादुई जल पीता है। ये लो जादुई जाल। इसे जैसे ही तुम अप्सरा पर डालोगी, वो सफेद लोक से गायब होकर धरती पर एक कबूतर बनकर कैद हो जाएगी। वर्षा तुरंत उस जादुई जल को लेकर अप्सरा के पास पहुंच जाती है, जो अपने पिता के पास जा रही होती है। रुक जाओ अप्सरा, तुम हमारी सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। हटो मेरे रास्ते से, तुम दोनों ने धोखा दिया है। मैं तुम दोनों की सच्चाई बताऊंगी। अच्छा, बताओगी तो तब जब तुम बचोगी। अब मैं सफेद लोक की रानी बनूंगी और तुम्हारे पिता से कह दूंगी कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। तभी वर्षा और वेद मिलकर अप्सरा पर जादुई जल डाल देती हैं, जिससे अप्सरा एक कबूतर में बदल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ओह, तो इसका मतलब वो मासूम कबूतर असल में एक राजकुमारी अप्सरा है। जी आका, वो सफेद लोक की राजकुमारी अप्सरा है जो धरती पर कैद है। उसे आजाद करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो बताओ, क्या है वो रास्ता? आपको उस कलंगी गुफा में जाकर राजा मेवाड़ के शापित मुकुट और बोलने वाले पत्थर के रहस्य को सुलझाना होगा। तो ठीक है, तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। नहीं आका, मेरा काम यहीं तक था। अब आगे का रास्ता आपको तय करना है। याद रहे, रास्ता कठिन है, पर वहाँ खजाना भी है और खतरा भी। जिदाशु जिन चिराग के अंदर चला जाता है और एकलव्य भागते हुए कलंगी गुफा के बाहर पहुंचता है। तभी उसे एक चमकता पत्थर दिखता है। अरे, ये पत्थर कितना विचित्र है। अगर पत्थर इतना चमक रहा है तो अंदर खजाना कितना होगा। तभी वे उस पत्थर को छूता है। हे तिलिस्मी पत्थर, मुझे अंदर जाने दो। इस गुफा में मेरे पूर्वजों का खजाना है। रुक जाओ मूर्ख इंसान, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं हजारों सालों से इस कलंगी गुफा का रक्षक हूँ और यहाँ कोई खजाना नहीं है, बल्कि राजा मेवाड़ सिंह का वो शापित मुकुट है जो पूरे गांव को निगल गया था। और अब अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से भाग जा। नहीं, आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं ये द्वार खोल कर रहूंगा और खजाना भी हासिल करूंगा।
जैसे ही एकलव्य आगे बढ़ता है वैसे ही वह जादुई कीचड़ के मलबे में धंसने लगता है। हे नादान मनुष्य, अभी भी समय है, लौट जा, वरना ये तिलिस्मी दलदल का मलबा तेरी खाल गला देगा और तू हमेशा के लिए इसी पत्थर का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। बचाओ, नहीं, मुझे जीना है, क्योंकि मेरा असल मकसद तो खजाना नहीं बल्कि अप्सरा को आजादी दिलाना है। मुझे वो मुकुट चाहिए। अभी वह कीचड़ में धंसती हुई अपनी आंखें बंद कर चुका था कि तभी अचानक वहीं साधु बाबा वहां आती हैं और अपना जादू करती हैं, जिससे वे भयानक मलबा गायब हो जाता है। साधु बाबा, आप? मैं तो मरने ही वाला था, आपने मुझे बचा लिया। हाँ पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और ये बोलने वाला पत्थर सिर्फ उन्हीं को रास्ता देता है जो लालच को छोड़कर त्याग करना जानते हैं। अब जाओ पुत्र, अंदर जाओ और अपना लक्ष्य पूरा करो। तभी एकलव्य गुफा के अंदर कदम रखता है, जहाँ चारों तरफ सोने चांदी का ढेर लगा है, जिसके बीच में वह जादुई मुकुट चमक रहा होता है। रुक जाओ युवक, तुम परीक्षा में सफल हुए, इसलिए ये सारा खजाना तुम्हारा हुआ। अब इसे ले लो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब ये खजाना तुम्हारा है। लेकिन याद रहे, अगर तुमने वो मुकुट उठाया तो खजाना गायब हो जाएगा और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मैं यहाँ खजाने के लिए नहीं बल्कि राजकुमारी अप्सरा की रूह को आजाद करने के लिए आया हूँ। सोच लो, इसके बाद तुम जीवन भर एक साधारण लोहार की तरह गरीबी में जियोगे। क्या तुम एक कबूतर के लिए अपनी अमीरी कुर्बान कर दोगे? हाँ, किसी की जान बचाना अमीरी से कहीं बढ़कर है, इसलिए अब तुम मुझे ये मुकुट दे दो। जैसे ही एकलव्य मुकुट उठाता है, सारा खजाना गायब हो जाता है। जबकि वह मुकुट लेकर गुफा से बाहर आता है, तभी सामने उसे कबूतर दिखता है। तुम तो पिंजरे में कैद थे ना, तो तुम यहाँ कैसे? वो पिंजरा उस राक्षस की कैद थी, लेकिन तुमने उस जिन को आजाद करके मुझे मेरे पिंजरे से आजाद कर दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तभी ये सुनकर एकलव्य वह मुकुट कबूतर के सिर पर रखता है, जिससे वे अपने रूप में आ जाती है। धन्यवाद एकलव्य, तुमने अपनी अमीरी का त्याग करके मुझे नई जिंदगी दी है। जी राजकुमारी अप्सरा, लेकिन अब आपके सफेद लोग वापस लौटने का समय आ गया है। नहीं साधु बाबा, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। वहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, जिससे मैंने प्रेम किया और जिस सहेली पर भरोसा किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। इसलिए अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, बल्कि अब मैं इस धरती पर एकलव्य के साथ रहना चाहती हूँ। पर राजकुमारी अप्सरा, मैं तो एक साधारण और गरीब इंसान हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। एकलव्य, तुम्हारी जैसा सोने का दिल जिसके पास हो वह गरीब नहीं हो सकता। मैं अपनी देवीय शक्तियों का त्याग करके तुम्हारे साथ एक साधारण इंसान बनकर रहूंगी। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से वहाँ फिर से खजाना प्रकट करती हैं। तुम दोनों के त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब ये खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि एकलव्य अपनी पत्नी अप्सरा के साथ बहुत सारे खजाने के साथ अपने घर लौटता है, जहाँ मनोहर उसे देखकर दंग रह जाता है। बेटा, तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? और ये सुंदर कन्या कौन है? पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। देखिए मैं कितना धनवान होकर लौटा हूँ और अपने साथ आपकी पुत्रवधू को भी लाया हूँ। अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब हम सब सुख से रहेंगे। और फिर वे तीनों सुखी से रहने लगती हैं। एक गांव में राधिका और कुसुम नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों में बहुत ही पक्की दोस्ती थी। वो दोनों जहाँ कहीं भी जाती थी साथ ही जाया करती। पर कुसुम के माता पिता नहीं थे, जिस वजह से राधिका हमेशा उसका ध्यान रखती। एक सुबह राधिका कुसुम के घर गई और बोली, अरे कुसुम, आज नदी पर नहीं चलना है क्या? कहाँ पर हो तुम? अरे आई बस, आज खाना बनाने में देर हो गई। कुसुम घर से बाहर आई, जिसे देखकर
राधिका ने कहा, क्यों, क्या हो गया? आज खाना बनाने में देर कैसी हुई? क्या बताऊं, आज जरा देर से उठी थी, इसी वजह से। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। इसके बाद वो लोग मटकी को लेकर नदी पर आ जाते हैं। नदी पर आने के बाद वो लोग पानी भरते हैं और फिर राधिका कुसुम से कहती है, पता है ना, हम लोगों की दोस्ती देखकर गांव वाले किस तरह की बातें करते हैं। अरे गांव वालों की क्या बात करते हो, करनी तो बातें, और वैसे भी उनकी बातें हमें अलग नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ, फिर भी मुझे डर लगता है कि कहीं उनकी बुरी नजर हमारी दोस्ती को न लग जाए। अरे पगली, तू ऐसा क्यों कह रही है? तू तो मेरी बहन है, मैं तुझे अपनी सहेली कम बहन ज्यादा मानती हूँ। राधिका काफी खुश हुई और वो लोग घर आ गए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक गुफा में एक तांत्रिक जोर जोर से हवन यज्ञ कर रहा था। ओम और पट उसने अपने स्वाहा। आप से कहा, बस एक बार किसी तरह वो मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आई और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया तांत्रिक? हाँ, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। इसके बदले तू जो चाहेगी तुझे वो मिलेगा। आखिर ऐसा भी क्या काम है जिसे करने के लिए तुम मुझसे हाथ मिला रहे हो? अरे मुझे पता है हम लोगों में दुश्मनी रहती है, पर मुझे जो चाहिए वो सिर्फ तू दिला सकती है, इसलिए मैं तुझसे हाथ मिला रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या चाहिए आपको? इसके बाद तांत्रिक चुड़ैल को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर चुड़ैल कहती है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा शिकार मिल जाएगा। चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई, जिस पर तांत्रिक ने कहा, अब बस मुझे उस लड़की को लाना है जिसका जन्म पूर्णिमा की आधी रात को हुआ था। उसकी बलि देने के बाद फिर मैं उसकी बलि दूंगा, जिससे मैं अमर हो जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ राधिका की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वो कुसुम के घर ना जा सकी, जिस पर कुसुम काफी परेशान हुई। अरे आज राधिका घर पर नहीं आई, वैसे तो रोजाना आती थी। ऐसा करती हूँ उसके घर जाती हूँ, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। कुसुम राधिका के घर आई, जहाँ पर राधिका की माँ सीमा बैठी हुई थी। सीमा ने जब कुसुम को देखा तो कहा, अरे आओ आओ बिटिया, लगता है राधिका से मिलने आई हो। हाँ काकी, राधिका से ही मिलने आई, आज वो घर पर नहीं आई। कहाँ है वो? अरे बिटिया, उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए लेटी हुई है वो। क्या तबीयत खराब हो गई? और उसने मुझे बताया भी नहीं? मैं अभी देखती हूँ। कुसुम राधिका के पास आई, जो चारपाई पर लेटी थी। उसे देखकर कुसुम ने कहा, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अचानक से ही तबीयत खराब हो गई, बताने को समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तब हम लोग साथ में नदी पर चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो आज तुम नदी पर नहीं जाओगी? आज तो मैं अकेली चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर पर पानी नहीं, पर कल से साथ चला करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुसुम अकेले ही नदी पर पानी लेने के लिए चली गई। नदी पर आने के बाद कुसुम आराम से पानी भरने लगी। आज उसे अकेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसने अपने आप से ही कहा, ये अचानक से राधिका की तबीयत कैसे खराब हो गई? मुझे उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आ गया। तांत्रिक ने कुसुम को देखा तो मुस्कुराकर कहा, सुनो बालिका, क्या तुम मेरा एक काम करोगी?
तांत्रिक को देखकर कुसुम थोड़ा घबराई और बोली, बताइए महाराज, क्या काम है? तुम्हें अपनी सहेली को मेरे पास लाना पड़ेगा। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सुंदर बना दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पास? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम अपनी सहेली को मेरे पास ले आना। उसके बदले मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बना दूंगा। ये सुनकर कुसुम थोड़ा हैरान हो जाती है। अरे इतना क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हें दुनिया में सबसे सुंदर नहीं बनना? पर आप मेरी सहेली के साथ करेंगे क्या? अरे उसकी चिंता तुम मत करो। बस उस लड़की को मेरे पास लाओ। उसके बदले मैं तुम्हें सबसे सुंदर लड़की बना दूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर कुसुम के मन में लालच आ जाता है। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सहेली को आपके पास लेकर आऊंगी। अच्छी बात है। मेरी गुफा जंगल के बीचों बीच है। इस अमावस्या तक तुम उसे ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं तांत्रिक। तांत्रिक वहाँ से चला गया, जिस पर कुसुम काफी खुश हो गई। आखिरकार अब मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ कोई दूर से ये सब कुछ देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि एक परी थी, और परी ने अपने आप से कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये तांत्रिक मुझे और उस लड़की को मारना चाहता है, पर इस तांत्रिक को कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे वन देवता से बात करनी पड़ेगी। ये कहकर परी वहाँ से एक विशाल वृक्ष के पास आई और बोली, मुझे अंदर जाने का रास्ता दो वृक्ष देवता। अरे आप यहाँ पर कैसे आना हुआ? मुझे वन देवता से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जंगल में संकट है जो आप इतनी ज्यादा परेशान लग रही हैं? जंगल संकट में नहीं, मेरी जान संकट में है। आपकी जान? भला आपकी जान के पीछे कौन पड़ा हुआ है? मेरी जान के पीछे एक तांत्रिक पड़ा हुआ है, जिससे वो अमर हो जाए, पर मैं उसे ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं? अगर बुराई जीत गई तो फिर भला अच्छाई का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, बुराई कभी भी नहीं जीतेगी। बस मुझे वन देवता से मिलने दो। इसके बाद विशाल पेड़ के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और परी उसी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वन देवता आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने जब परी को देखा तो कहा, हाँ, तुम यहाँ पर कैसे आना हुआ? परीलोक से पृथ्वीलोक का सफर कैसा रहा आपका? मैं परीलोक नहीं बल्कि पृथ्वीलोक पर ही रहती हूँ वन देवता। क्या पृथ्वीलोक पर? आपने हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं? बताने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी जान संकट में है और इस पृथ्वी पर भी संकट मंडरा रहा है। क्या? आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतनी परेशान हैं? बताइए। इसके बाद परी ने वन देवता को सारी बात बताई। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कभी भी उस तांत्रिक को अमर नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, इसीलिए बस मैं यही चाहती हूँ कि आप उस लड़के की रक्षा करें और कुछ नहीं। क्यों नहीं? मैं उस लड़की की जरूर रक्षा करूंगा। तुम बस उसे यहाँ पर ले आओ। दूसरी तरफ चुड़ैल चारों तरफ परी को ढूंढ रही थी। आखिर वो परी कहाँ है? मुझे मिल क्यों नहीं रही है? अगर मैं उस परी को तांत्रिक के पास नहीं ले गई तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। ये कहकर चुड़ैल परी को ढूंढने के लिए आगे चली गई। वही अब कुसुम राधिका को किसी भी तरह तांत्रिक के पास ले जाना चाहती थी। चलो राधिका, आज हम लोग जंगल में घूमने चलते हैं। क्या जंगल में?
पर क्यों? जंगल में तो बहुत खतरा होता है ना। अरे नहीं नहीं, हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, मेरा मन हो रहा है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं एक बार अपने माता पिता से बात कर लेती हूँ। अरे अरे, माता पिता से क्या पूछना, चलो तुम मेरे साथ। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो तो फिर। राधिका कुसुम के साथ जंगल के लिए निकल गई। उन दोनों को जाता हुआ देख राधिका के पिता मुकेश थोड़े हैरान हुए। अरे अरे, ये दोनों कहाँ जा रही हैं? वैसे तो राधिका बताकर जाती थी। जब शाम को लौटकर आएगी तब बात करूंगा। हाँ। दूसरी तरफ वो लोग जंगल में आ गए। जंगल में आने के बाद कुसुम ने अपने ही मन में कहा, तांत्रिक ने बताया था गुफा बीचों बीच में है, मुझे राधिका को जंगल के और अंदर ले जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक सुंदर मोर आ जाता है, जिसे देखकर राधिका काफी खुश होती है। अरे वो देखो कुसुम, कितना सुंदर मोर है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो बहुत ही सुंदर है। तभी अचानक मोर ने कुसुम के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गई। अरे ये क्या, ये मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कुसुम, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मोर ने राधिका से कहा, अरे तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी जान खतरे में है। क्या तुम्हारे साथ? नहीं 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 नहीं, आखिर तुम कौन हो? तुम बोल कैसे सकते हो? अरे मैं एक मोर ही हूँ, पर मैं कोई साधारण मोर नहीं, बल्कि जादुई मोर हूँ। और मुझे यहाँ एक परी ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। क्या परी? ये तुम क्या कह रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारी सहेली से खतरा है, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं भला अपनी सहेली को क्यों नुकसान पहुँचाऊंगी? मैंने तो कहा ही नहीं, तुम खुद ही अपने मुंह से कह रही हो। चलो तुम मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेरी सहेली ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर वही तांत्रिक आ गया। तांत्रिक ने जब राधिका को देखा तो काफी खुश हुआ और कुसुम से कहने लगा, आखिरकार तुम इस लड़की को ले ही आई। पर मैंने तुमसे कहा था इसे गुफा में लाना। चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से खुद ही इसे ले जाऊंगा। तांत्रिक राधिका का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर राधिका बुरी तरह घबरा जाती है और कुसुम से कहने लगती है, ये सब क्या है कुसुम? ये तांत्रिक मुझे कहाँ ले जा रहा है? और ये तुमने ऐसा क्या कर लिया? क्या कह रहा है ये? मुझे माफ करना, पर मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनना है, इसीलिए मुझे तांत्रिक की बात माननी पड़ी। क्या? तो इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? ये मोर सही कह रहा था। जब मोर ने ये सब देखा तो तांत्रिक पर हमला कर दिया और राधिका से कहने लगा, अरे चलो तुम मेरे साथ चलो, वरना ये तुम्हें मार डालेगा। चलो। ये सुनकर राधिका मोर के साथ भागने लगी, जिस पर तांत्रिक ने मोर को रोका। नहीं, तू मेरे शिकार को नहीं ले जा सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये कहकर तांत्रिक मोर पर वार करता है, पर मोर बच जाता है और राधिका से कहता है, अरे जल्दी चलो, वरना ये हमें पकड़ लेगा। चलो। उसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक परी उन्हें वहाँ मिल जाती है, जिस पर मोर परी से कहता है, मैं इस लड़की को ले आया हूँ, पर तांत्रिक हमारे पीछे पड़ा है। अच्छा, तो तुम जल्दी से उस विशाल वृक्ष के पीछे चले जाओ, मैं तब तक उस तांत्रिक को रोकती हूँ। हाँ, ठीक है, जैसा आप कहें। चलो चलो तुम मेरे साथ। वही राधिका जब परी को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है।
उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। और मोर उस विशाल वृक्ष के पास ले आया। जल्दी से मेरे अंदर आओ, आओ। उसके बाद मोर और राधिका उसी वृक्ष के अंदर चले गए। दूसरी तरफ तांत्रिक काफी गुस्से में था और कुसुम से कहने लगा, तुमसे एक लड़की को नहीं संभाला जाता। पर मैंने तो अपना वादा पूरा किया, मैं तो उस लड़की को ले आई थी। ये तो आपकी गलती है जो आप उसे पकड़ नहीं पाए। अच्छा, तो तू मुझे बताएगी कि मेरी गलती है? तुझे सुंदर ही बनाना था ना, अब मैं तुझे सुंदर बनाऊंगा। तांत्रिक कुसुम को बदसूरत बना देता है, जिससे कुसुम जोर जोर से रोने लगती है। ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे बदसूरत क्यों बना दिया? तेरी यही सजा है। जो मेरे काम नहीं आ सकता उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ता हूँ। तांत्रिक वहाँ से चला गया, जिस पर कुसुम काफी दुखी होती है और अपने आप से कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मैंने राधिका के साथ बुरा करना चाहा, इसीलिए आपने मेरे साथ ये सब किया। इतना कहकर कुसुम वहाँ से दुखी होकर जाने लगती है। वही परी तांत्रिक को रोकने के लिए आ रही थी, तभी अचानक चुड़ैल उसे मिल गई। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे रास्ते से हट जा चुड़ैल, इसमें तेरी ही भलाई है। मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहती, पर मैं तुझे पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाऊंगी, क्योंकि तांत्रिक का यही आदेश है। अच्छा, तो लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, इसीलिए तू मेरे सामने आकर ऐसी बातें कर रही है। तू मुझे मार नहीं पाएगी, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये तो अभी पता चल जाएगा कि मैं तुझे मार पाऊंगी भी या नहीं। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो परी पर वार करती है। वही परी भी अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल पर वार करती है। इससे वहाँ का वातावरण काफी भयंकर हो जाता है, जिस पर परी अपने मन में कहती है, ये चुड़ैल मुझे बस रोक रही है, जिससे तांत्रिक उस लड़की तक पहुँच सके, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके चुड़ैल को बंदी बना लेती है। अब तुम यही रहो, अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पर परी वहाँ से गायब हो जाती है। वही तांत्रिक उसी विशाल वृक्ष के पास आया और कहने लगा, कहाँ है वो लड़की? उस लड़की को मुझे दे दो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दो। लगता है तुम गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, चले जाओ यहाँ से। एक वृक्ष होकर झूठ बोलते हो? मुझे नहीं पता था, तुम तो प्रकृति हो फिर भी। तो क्या हो गया? वैसे भी अच्छाई को बचाना मेरा फर्ज है। तुम्हें वो लड़की कभी नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ, वो लड़की मेरे हवाले कर दो। चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें वो लड़की कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ गया और उसने पेड़ पर हमला कर दिया। तभी वन देवता पेड़ से बाहर आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो तुमने मेरे घर पर वार किया। क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ मैं रहता हूँ? अरे मुझे पता है, पर मुझे वो लड़की चाहिए जो तुमने अपने घर में छुपा के रखी है। नहीं नहीं, वो लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। चले जाओ यहाँ से तांत्रिक। नहीं जाने वाला मैं, वन देवता। भले ही तुम वन देवता हो, पर मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। ये कहकर तांत्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और वो कहती है, आज तेरा अंत निश्चित है तांत्रिक।
तूने बहुत आतंक मचा लिया। अब तेरा मरना निश्चित है। तू मुझे मारेगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अरे मैं तुझे मारूंगा क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों है, समझी? ये तेरी गलतफहमी है, क्योंकि भले ही तू कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर अच्छाई कभी भी बुराई से हारती नहीं है। परी उस विशाल वृक्ष से राधिका को बाहर निकालती है और उससे कहती है, तुम मेरे साथ ये जादुई तलवार तांत्रिक के पेट पे मारो, जिससे ये मर जाएगा। तांत्रिक बुरी तरह हैरान हुआ और कहने लगा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अब तुम बच नहीं पाओगे। राधिका उस तलवार को पकड़ लेती है और फिर परी और राधिका उस तलवार को तांत्रिक के पेट पे मार देती है, जिससे वो वही मर जाता है। आखिरकार तुमने इसे मार ही दिया। आज बुराई का अंत हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं और ये आपके बिना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वही शाम होने आई थी। अब राधिका लौटी नहीं थी, जिससे मुकेश और उसकी माँ सीमा काफी परेशान हुए। ये अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई? आपने अच्छी तरह देखा था ना, राधिका कुसुम के साथ ही गई थी। अरे हाँ हाँ, मैंने अच्छी तरह देखा था। तभी उन्हें कुसुम दिखाई दी, जो बहुत ही बदसूरत थी, जिसे देखकर सीमा ने कहा, अरे ये कुसुम, ये तुम्हें क्या हो गया? और मेरी बेटी राधिका कहाँ है? मुझे नहीं पता काकी, वो कहाँ है? वो कुसुम के साथ ही गई थी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम ही मेरी बेटी को लेकर गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये कहकर कुसुम जोर जोर से रोने लगी, जिसे देखकर सीमा और मुकेश काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर राधिका के साथ परी प्रकट होती है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर सीमा और मुकेश काफी खुश होते हैं। अरे बेटी, तुम आ गई, तो कहाँ चली गई थी तुम? तभी उन्होंने परी को देखा और कहा, अरे बेटी, ये तो परी है, तुम इनके साथ, और ये कुसुम को क्या हो गया? कुसुम को उसके किए की सजा मिली है माँ, और कुछ नहीं। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस पर राधिका ने अपने माता पिता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो लोग काफी हैरान हुए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कुसुम, हमने तुम्हें अपनी बेटी माना था और तुमने लालच के चक्कर में मेरी बेटी की जान लेनी चाहिए। ताकि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नहीं नहीं, हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तुमने भूल नहीं बल्कि जानबूझकर किया है। तुम मेरी बेटी को मारना चाहती थी। नहीं नहीं काकी, मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, इसीलिए भगवान ने मुझे बदसूरत बना दिया। कुसुम जोर जोर से रोने लगती है। कुसुम को इस तरह रोता देख राधिका परी से कहती है, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ परी? हाँ हाँ बताओ, क्या मांगना चाहती हो? क्या आप मेरी सहेली को फिर से पहले जैसा कर सकती है? मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती। क्यों नहीं, तुम बहुत ही अच्छी हो और नेक दिल इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और कुसुम फिर से पहले की तरह हो जाती है। अपने आप को पहले जैसा देखकर कुसुम बहुत खुश हुई और कहने लगी, राधिका मुझे माफ कर दे, आज तेरी वजह से मैं फिर पहले जैसी हो गई हूँ। नहीं नहीं, माफी मत मांग, पर आज से तू मेरी सहेली नहीं है। ये तू क्या कह रही है? तू मुझे माफ नहीं करेगी? तुमने एक बार अपनी सहेली का विश्वास तोड़ दिया है कुसुम, अब उसे तुम पर विश्वास नहीं। तुमने अपनी सच्ची दोस्ती को खो दिया है। अच्छा राधिका, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद परी वहाँ से गायब हो गई। परी के जाने के बाद राधिका ने कुसुम से कहा, अब तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है।
और अंत में राधिका अपने माता पिता के साथ अपने घर चली गई और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। श्यामपुर नाम के गांव में एक बड़ा सा घर था। उसमें 19 साल की अंजू रहती थी। अंजू के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तभी से वो जमींदार के घर पर बर्तन मांजने का काम करती थी। जमींदार अंजू को अपनी बेटी की तरह रखते थे, पर ये सब जमींदार की बेटी माया को पसंद नहीं था। वो मन ही मन उससे खूब जलती थी। एक दिन अंजू आंगन में बैठे बर्तन मांज रही थी। अंजू बिटिया, जरा हाथ रोक ले। सुबह से तूने रसोई का सारा काम अकेले निपटाया है। अब ये बर्तन बाद में धो लेना। पहले जाकर थोड़ा गुड़ और पानी पी ले। नहीं मालकिन, बस ये 2 थालियां बची है। आपने और मालिक ने मुझे जो प्यार दिया है उसके बदले ये काम तो कुछ भी नहीं है। माँ बाप के जाने के बाद अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। पगली, ऐसी बातें मत कर। तूने इस घर को अपनी मेहनत से सींचा है। जमींदार साहब तो कहते हैं कि तेरी शादी हम अपनी बेटी की तरह धूमधाम से करेंगे। तू हमारे लिए नौकरानी नहीं, इस घर की रौनक है, रौनक। आपकी यही बातें मुझे थकने नहीं देती है मालकिन। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमेशा आपकी सेवा करती रहूं। उन दोनों की ये सब बात दूर खड़ी जमींदार की बेटी माया अपने प्रेमी विक्रम के साथ खड़ी होकर सब सुन रही थी। ये सब सुन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। देखा विक्रम, मेरी अपनी माँ मुझे छोड़कर इस बर्तन मांजने वाली पर प्यार लुटा रही है। पिताजी भी उसके लिए गहने और कपड़े बनवा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दिन उसे ही इस घर की मालकिन बना देंगे। तुम सही कह रही हो माया। ये लड़की बहुत चालाक है। इसने भोली सूरत बनाकर तुम्हारे माता पिता को वश में कर लिया है। अगर इसे अभी नहीं निकाला तो तुम्हारी जायदाद में भी ये हिस्सा मांग लेगी। तो मैं क्या करूं? मैं कई बार उसकी बुराई की, पर माँ बाप उसकी तरफदारी करते हैं। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे वो इस घर की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाए। मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। तुम्हारी माँ का वो कीमती सोने का हार तिजोरी में है ना, आज रात उसे चुपके से निकाल लो। हम वो हार अंजू की कोठरी में छिपा देंगे। जब चोरी पकड़ी जाएगी तो तुम्हारे माँ बाप उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज रात सब सो जाएंगे, मैं वो हार निकाल लूंगी। फिर देखते हैं कि माँ का ये लाड़ और प्यार कहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सब सो जाते हैं। माया दबे पांव उसकी माँ के कक्ष में जाती है और उनकी तिजोरी में से कीमती हार निकाल कर ले आती है। आज इस अंजू का हवेली में आखिरी दिन है। अब बस मुझे ये हार अंजू के बिस्तर के नीचे रखना है। फिर कल सुबह होगी और असली तमाशा शुरू। माया दबे पांव अंजू के कमरे में जाती है। अंजू गहरी नींद में सो रही होती है। फिर धीरे से अंजू के बिस्तर के नीचे वो हार रख देती है। अगली सुबह घर के आंगन में जमींदार गुस्से में चिल्ला रहे हैं और पूरी हवेली में हलचल मच गई है। अरे भैया, अरे मेरा हार कहाँ गया? कल रात तो मैंने उसे देखा था। अरे भाई, घर में कोई बाहरी आदमी भी नहीं आया, फिर हार कैसे गायब हो गया? अरे जी, शांत हो जाइए। अंजू, तूने सफाई करते वक्त कहीं देखा क्या? देख बेटा, अगर कहीं रखा है तो बता दे, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। मालकिन, मैंने तो कमरे की तरफ कदम भी नहीं रखा। मैं तो सुबह से ही बाड़े में गायों को चारा डाल रही थी। मैं भला चोरी क्यों करूंगी? माँ, आप अभी भी इस पर भरोसा कर रही है? मैंने कल रात इसे दबे पांव आपके कमरे से निकलते हुए देखा था। उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया।
मुझे शक है कि इसने ही हार चुराया है। इसकी कमरे की तलाशी क्यों नहीं ले लेती आप? तभी माया का प्रेमी विक्रम वहाँ आता है। जमींदार साहब, गांव में बदनामी हो रही है। अगर ये लड़की साफ है तो तलाशी लेने में क्या हर्ज है? चलिए हम खुद देखते हैं। सब लोग अंजू के कमरे में जाते हैं। विक्रम अंजू का पुराना बिस्तर उठाता है और उसके नीचे से सोने का हार चमकने लगता है। अरे अंजू, अरे ये क्या है? क्या यही तेरी वफादारी थी? हैं? अरे हमने तुझे सिर पर बिठाया और तूने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। अंजू, मालिक, खुदा की कसम, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। किसी ने मुझे फंसाया है। मालकिन, आप तो मेरा यकीन कीजिए। बस कर अंजू, अब और झूठ मत बोल। सबूत तो सबके सामने है। तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। चली जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। तू यहाँ से चली जा। निकालो इसे बाहर। विक्रम, इसे धक्के मारकर गांव के बाहर छोड़ाओ। ऐसी चोरनी की यहाँ कोई जगह नहीं है। अंजू उसकी पोटली उठाती है और हवेली के बाहर निकल जाती है। जब वे गांव की सड़क पर पहुंचती है तो गांव वाले उसे ताने मारने लगते हैं। अरे भाई देखो, हैं? अरे कितनी मासूम बनती थी। जमींदार के घर डाका डाल दिया इसने। अब गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे इन अनाथों का कोई ईमान नहीं होता। अब इसे कोई काम मत देना, वरना ये सबके घर साफ कर देगी। हाँ। अंजू एक घर से दूसरे घर काम मांगने जाती है, पर हर कोई दरवाजा बंद कर देता है। अंत में वो हार कर जंगल की ओर जाने लगती है। हे ईश्वर, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या भूखा मरना ही मेरी किस्मत में लिखा है। वो जंगल में एक ऊंचे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रात होने वाली है। चारों तरफ सन्नाटा है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात होते ही अंजू का डर बढ़ जाता है और चारों तरफ सन्नाटा होता है। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? अनाथ होकर पैदा हुई और अब चोर बनकर मरूंगी। भूख से पेट में आग लगी है, पर इस जंगल में कौन मुझे रोटी देगा? गांव वाले ने तो मुझे पत्थर मार कर निकाल दिया है। तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ फड़फड़ाने की आवाज आती है। वो डर के मारे खड़ी हो जाती है। कौन है वहाँ? क्या कोई जंगली जानवर है? आ जाओ, मुझे मार डालो। वैसे भी अब इस जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। भगवान, मुझे उठा ले तू। अंजू हिम्मत जुटाकर झाड़ियों के पास जाती है और देखती है कि एक सुंदर तोता घायल पड़ा है। उसके पंख लहूलुहान है। अरे, ये तो एक छोटा सा पंछी है। इसकी तो हालत बहुत ही खराब है। इस बाज ने इसे पूरी तरह जख्मी कर दिया है। बेचारा तड़प रहा है। इसकी आंखों में तो जैसे आंसू है। अंजू अपने दुखों को भूलकर तोते को अपनी गोद में उठा लेती है। उसे पानी पिलाती है और जड़ी बूटियां तोड़कर उन्हें पत्थर पर पीसकर उसके जख्म पर लगा देती है। घबराओ मत नन्हे पंछी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी और मेरी किस्मत एक जैसी है। हम दोनों ही घायल हैं। ये जड़ी बूटी तुम्हारे घाव भर देगी और थोड़ा सा पानी पी लो। अंजू पूरी रात तोते की सेवा करती है। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ तोता अपनी आंखें खोलता है। अंजू, तुम्हारी ममता ने आजकल के मुंह से मुझे खींच लिया है। तुम एक बहुत ही महान लड़की हो। अरे, तुम बोल रहे हो? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? एक पक्षी इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता है? डरो मत, मैं कोई आम तोता नहीं हूँ। मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। मुझे आने वाले कल की हर घटना पहले से ही दिख जाती है।
मैं जानता हूँ कि माया ने हार चुराया था और विक्रम ने उसे तुम्हारे कमरे में छिपाया था। अगर तुम ये सब जानते हो तो क्या तुम मेरी बेगुनाही साबित कर सकते हो? क्या तुम दुनिया को बता सकते हो कि मैं चोर नहीं हूँ? पूरा गांव मुझे धिक्कार रहा है। वक्त आने पर सब होगा, पर पहले तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। ईश्वर ने तुम्हारी मदद के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। सुनो, इस वक्त राजा प्रताप सिंह पास के शिकार गांव में आने वाले हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मोर पंख फैला कर आता है। ये तो साधारण मोर नहीं लग रहा, इसके पंखों की चमक तो पूरे जंगल को रोशन कर रही है। ये यहाँ क्यों आया है? अंजू, ये स्वर्ण मोर है। ये केवल उन्हीं के सामने आता है जिनका मन पवित्र होता है। ये तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहाँ राजा का काफिला गुजरने वाला है। ये मोर राजा के दुश्मनों की साजिश को पहचानता है। अंजू, डरो मत, मेरे पीछे आओ। राजा की जान खतरे में है। अगर तुमने आज राजा को बचा लिया तो तुम्हारी तकदीर का ताला खुल जाएगा। हाँ। तभी तोता और अंजू मोर के पास आते हैं। राजा की जान खतरे में? पर मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। मैं एक राजा को कैसे बचा सकती हूँ? और उनके सैनिक तो मुझे पास भी नहीं आने देंगे। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कंधे पर रहूंगा और मोर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। राजा के शत्रुओं ने पहाड़ी के ऊपर एक विशाल पत्थर बांध रखा है जो राजा के ऊपर गिराने की योजना है। अगर ये सच है तो हमें अभी निकलना होगा। किसी निर्दोष की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वो राजा हो या फिर कोई आम आदमी। तो चलो, हमें दोपहर होने से पहले उस संकरी घाटी में पहुंचना होगा जहां राजा का घोड़ा रुकेगा। अंजू अपनी पोटली उठाती है, मोर आगे आगे चलता है और तोता अंजू के कंधे पर बैठ जाता है। वे घने जंगल के बीच से एक गुप्त रास्ते की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ऊपर पहाड़ी पर कुछ गुंडे एक विशाल पत्थर को रस्सियों से बांधकर खड़े थे। अरे सावधान, राजा की सवारी बस कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने वाली है। जैसे ही राजा का सफेद घोड़ा उस पत्थर के पास आए, रस्सियाँ काट देना। हाँ, यह पत्थर सीधे राजा के ऊपर गिरेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक दुर्घटना थी या हत्या थी। राजा के मरते ही राज्य हमारा होगा। नीचे झाड़ियों के पीछे अंजू, तोता और मोर छिपे हुए हैं। अंजू का चेहरा डर और चिंता से पीला पड़ गया है। तोते भाई, ऊपर देखो, वो लोग कुल्हाड़ी लेकर तैयार खड़े हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। राजा ने उनका क्या बिगाड़ा होगा? अंजू, सत्ता का लालच इंसान को अंधा कर देता है, पर तुम अपनी हिम्मत मत हारना। जादुई मोर तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम्हें बिना डरे रास्ते के बीच में जाकर खड़ा होना होगा। अंजू, डरो मत। जब मैं अपना पंख फैलाऊं तो तुम तेजी से दौड़ना। मैं अपनी चमक से दुश्मनों की आंखों में चौधियाहट पैदा कर दूंगा। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज आने लगती है। राणा प्रताप सिंह अपने सेनापति और अंगरक्षकों के साथ शान से आ रहे हैं। महाराज, यहाँ का रास्ता बहुत संकरा है, हमें सावधानी से निकलना होगा। जंगली डाकू अक्सर ऐसे रास्तों का फायदा उठाते हैं। सेनापति, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। हमारे सैनिक इतने चौकन्ने हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चलो, तेजी से बढ़ो। राजा को आता देख अंजू झाड़ियों से निकलकर बीच रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। रुकिए महाराज, रुकिए, आगे कदम मत बढ़ाइए। ऊपर पहाड़ी पर मौत आपका इंतजार कर रही है, पीछे हटिए। कौन है ये लड़की? सैनिकों, इसे घेर लो। ये जरूर दुश्मनों की जासूस है। ये लड़की,
बोल, तुझे यहाँ किसने भेजा है? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। उस पहाड़ी के ऊपर देखिए, वहाँ दुश्मन छिपे हैं। वे इस पत्थर को आप पर गिराने वाले हैं। अपनी जान बचाइए महाराज। ठहरो सेनापति, इस लड़की की आंखों में जासूसी नहीं बल्कि खौफ है। यह झूठ नहीं बोल रही। राजा के रुकते ही ऊपर पहाड़ी पर छिपे गुंडे घबरा जाते हैं। अरे यह लड़की बीच में कहां से आ गई? अरे रस्सियां काटो, जल्दी करो, अरे काटो। फिर गुंडे रस्सी काटने लगते हैं। ये देख मोर तेजी से उड़कर ऊपर जाता है और अपनी चमकदार आंखों से एक तेज रोशनी छोड़ता है। गुंडे की आंखें चौंधिया जाती है और पत्थर अपनी दिशा भटककर राजा के आगे गिरता है। ये देख राजा और उनका सेनापति घबरा जाते हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, आज तो मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। अगर ये लड़की और ये पंछी न होते तो मेरा अंत निश्चित था भगवान, निश्चित था। बेटी, आज तुमने न केवल मेरी जान बचाई है बल्कि इस पूरे राज्य को अनाथ होने से बचा लिया। पर मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें इस साजिश का पता कैसे चला? महाराज, ये मेरा चमत्कार नहीं है। ये सब इस भविष्यवक्ता तोते और मोर की वजह से हुआ। इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। महाराज, अंजू एक बहुत ही पवित्र लड़की है। समाज ने इस पर चोरी का कलंक लगाया, पर इसके मन में किसी के लिए कोई मेल नहीं है। इसने भूखे रहकर भी मेरी सेवा की और मेरी जान बचाई है। चोरी का कलंक? अंजू, मुझे विस्तार से बताओ, कौन है वो जिसने इतनी बहादुर लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया? अरे मेरे राज्य में अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। महाराज, मैं एक जमींदार के घर बर्तन धोती थी। जमींदार और मालकिन बहुत अच्छे थे, पर उनकी बेटी माया और माया का प्रेमी विक्रम ने मिलकर मुझ पर हार चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने मुझे अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया। घोर अन्याय सेनापति! सुना आपने? जिस लड़की ने राजा के प्राण बचाए उसे समाज ने दुत्कारा है। अंजू, आज से तुम बेसहारा नहीं हो। तुम आज से इस राज्य की राज अतिथि हो। चलो हमारे साथ महल, हम खुद तुम्हारी बेगुनाही साबित करेंगे। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। न्याय के रास्ते में रोशनी दिखाना मेरा काम है। महाराज, यहाँ का आदर सत्कार पाकर मेरा मन भर आया है, पर कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं जाग न जाऊं और फिर से वही चोर का कलंक मेरे माथे पर ना आ जाए। अंजू, डरो मत। जिसने राजा के प्राण बचाए उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। पर मुझे बताओ, तुम्हारे गांव के जमींदार का नाम क्या है? मैं आज ही न्याय की घोषणा करूंगा। महाराज रुकिए, समय बहुत कम है। मैंने भविष्य में देखा है कि माया और विक्रम अब जमींदार साहब की पूरी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे हैं। क्या वे मालिक और मालकिन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? पर वो तो उनकी बेटी है। लालच अंधा होता है अंजू। विक्रम ने एक जहरीली दवा का इंतजाम किया है ताकि जमींदार साहब बीमार पड़ जाएं और विक्रम सारी जायदाद अपने नाम करवा सके। हमें तुरंत गांव पहुंचना होगा। फिर वे सभी जमींदार के घर की तरफ निकल जाते हैं। वो गांव पहुंचते हैं। लोग सन्न हैं क्योंकि रथ में अंजू बैठी है। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? यह तो वही अंजू है जिसे हमने पत्थर मारे थे। अरे ये तो राजकुमारी जैसी लग रही है भाई। अरे देखो भाई, राजा खुद उसके रथ के आगे चल रहे हैं। जरूर हमसे कोई बड़ी भूल हुई है। वो चोर नहीं, कोई देवी लगती है भाई। हाँ। वे सभी जमींदार के द्वार पर पहुंचती है। जमींदार बीमार हालत में बिस्तर पर लेटे हैं। माया पास में ही खड़ी है।
और विक्रम हाथ में कागजात लेकर खड़े हैं। तभी राजा अंदर दाखिल होते हैं। महाराज, आप यहाँ? इस छोटे से गांव में आपका स्वागत है। जमींदार साहब, हम यहाँ अतिथि बनकर नहीं बल्कि न्याय की तलवार लेकर आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके घर में कुछ सांप पल रहे हैं। विक्रम, जाग जाओ, दिखाओ वो कागज जो तुम जमींदार साहब से साइन करवा रहे थे। महाराज, ये तो बस मामूली कागज है महाराज। मैं तो बस इनकी सेवा कर रहा हूँ। मोर अपने दिव्य रोशनी विक्रम की आंखों पर छोड़ता है। विक्रम के हाथ से कागज गिर जाते हैं और उसकी जेब से एक छोटी सी शीशी बाहर निकल जाती है। महाराज, उसी शीशे को देखिए, वही वो जहर है जो विक्रम जमींदार साहब के खाने में मिला रहा है। और माया ने वो असली हार अपने कमरे के संदूक के नीचे छिपा रखा है, जो उसने अंजू को फंसाने के लिए दोबारा चुराया था। सेनापति, जल्दी तलाशी लो। सेनापति कमरे में जाता है, संदूक के नीचे से हार निकालकर बाहर आता है। माया, तूने अपनी ही माँ के गहने चुराए और उस बेचारी अंजू पर इल्जाम लगाया जिसने रात दिन हमारी सेवा की। तू इतनी गिर सकती है? अपराध सिद्ध हो चुका है। माया, तुमने जलन में एक मासूम सी जिंदगी बर्बाद की और विक्रम, तुमने एक परिवार को खत्म करने की साजिश रची। सेनापति, इन दोनों को जेल में डलवाओ। रुकिए महाराज, मेरा एक निवेदन है। कहो अंजू, आज तुम्हारा हर शब्द कानून है। माया मेरी बहन जैसी है, उसे जेल मत भेजिए। उसे इस गांव की गलियों में झाड़ू लगाने और लोगों की सेवा करने का दंड दे दीजिए, ताकि उसका घमंड टूट सके और विक्रम को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अंजू, तू कितनी महान है। हमने तुझे अपमान दिया और तूने हमें जीवन दे दिया। क्या तू हमें माफ कर पाएगी? आज से अंजू इस पूरे इलाके की राज प्रतिनिधि होगी और ये मोर और तोता हमेशा इसके साथ रहेंगी। इस तरह अंजू की सच्चाई और पक्षियों के साथ ने साबित कर दिया कि नेकी कभी हारती नहीं है। षड्यंत्र रचने वाले माया और विक्रम बेनकाब हुए थे और अनाथ अंजू अपनी दयालुता से राजा प्रतिनिधि बन गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।